नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला में अगली कड़ी। इसमें हम लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्नों का स्टैंडर्ड आपके लिए कैसा रहा। चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? राष्ट्रीय आय मापी जाती है, मुद्रास्फीति मापी जाती है, या फिर आय की विषमता मापी जाती है, या फिर बेरोजगारी मापी जाती है? तो यहाँ पे जरूर से जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आखिर क्या मापा जाता है। तो इसी के साथ में जो कि बेटा इसके द्वारा मापा जाता है, ये आय की विषमता होती है। लॉरेंज वक्र ये जो है संपत्ति के वितरण को में जो असमानता होती है उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि जो वक्र है समानता रेखा से अधिक दूर है, जो इसकी रेखा होती है, जैसे ये समानता रेखा, इससे अगर अधिक दूर होता है तो यह क्या है, असमानता अधिक हो जाती है। जो अधिक दूरी असमानता अधिक हो जाती है, इसी के आधार पे क्या होता है, आपका गिनी गुणांक भी निकाला जाता है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण क्या रहा है? निर्यात में कमी, जनसंख्या में तेज वृद्धि और मूल्यों में क्या है वृद्धि, केवल कृषि पर निर्भरता, सेवा क्षेत्र में विकास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में धीमी वृद्धि, इसका कारण जनसंख्या में तेज वृद्धि और मूल्यों में वृद्धि, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो, और इसी के साथ में जो आपका रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नवम पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की जो लक्षित वृद्धि दर क्या थी? यहाँ पे देखिए, नवम पंचवर्षीय योजना की बात करता है। ये पंचवर्षीय योजना पहली चीज लागू कब की गई थी? ये आपके 1997 से लेकर 2002 के मध्य में लागू की गई थी। और इसी के साथ में अगर यहाँ पे लक्षित जो विकास दर थी इसकी बात करते हैं तो ये आपकी कितनी थी? ये 7% आपकी थी। ये आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य इसका था जो है संतुलित विकास करना एवं सामाजिक न्याय के साथ में आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्थान द्वारा लगाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, या फिर योजना आयोग के द्वारा? तो बेटा भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है ये जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है कार्यालय के पास पहुंच गया है, जिसे हम NSO के नाम से जानते हैं। NSO का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके माध्यम से इस समय आकलन किया जाता है। ये किस चीज की जो है गणना करता है? ये दोनों चीजों की गणना करता है, चाहे वो आपका जो है राष्ट्रीय आय हो, चाहे वो आपका GDP हो, चाहे वो GNP हो, सभी चीजों की गणना यहाँ पे इसी के द्वारा किया जाता है। तो क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही हो जाएगा। अभी इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, CSO के द्वारा, एक योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा? तो बेटा यहाँ पे सही आंसर क्या है? CSO हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। बाकी पुराना क्वेश्चन ये राष्ट्रीय आय के सामांकों का, यहाँ पे देखिए सामांक लिखा गया है ना, तो इन सामांकों का आकलन किसके द्वारा किया था ये पूछा गया। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? नीति आयोग करता है, वित्त मंत्रालय करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है? तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जो कि अब नेशनल जो है
NSO बन चुका है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बन चुका है, कार्यालय बन चुका है। तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का नियमित प्राकलन। यहाँ पे देखिए एक शब्द जोड़ा गया है, नियमित। नियमित तौर पर कौन करता है, किस संस्थान द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर वित्त आयोग। तो यहाँ पे याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही ये चीज किया जाता है। इस चीज को यहाँ पे याद रख। चलते अगले प्रश्न पर। यहाँ पे 2-3 प्रश्न बस 1-2 शब्दों का हेर फेर था, बाकी एक ही जैसे थे। सभी का आंसर आपका सो ही था। तो इसलिए तीनों चीजों को तो जो है आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, गोवा में है या फिर आपका तमिलनाडु में? तो यहाँ पे बेटा देखिए प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, तो ये आपकी जो है गोवा में है। यहाँ का कारण क्या है? यहाँ की जो है छोटी जनसंख्या। यहाँ पे जनसंख्या क्या है? छोटी जनसंख्या। छोटी जनसंख्या के कारण जो है यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे पर्यटन बहुत ज्यादा है, पर्यटन जो है अधिक है, इसके कारण यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आता है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखना। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम कहाँ पे? अधिकतम अभी हमने कहाँ देखा? गोवा में देखा। तो न्यूनतम कहाँ है? उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें नो डाउट आपका कौन सा सही हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय है ये भारत में सबसे न्यूनतम आकी गई है। इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास की कमी एवं उच्च जनसंख्या। यहाँ पे देखेंगे अभी जैसे लास्ट वाले में हम देखें, तो लास्ट वाले में हम लोगों ने छोटी जनसंख्या देखा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अभी हम बड़ी जनसंख्या को देख रहे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक जो है वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? आर्थिक वृद्धि की कुल राष्ट्रीय आय, निर्यात होता है, प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है, विदेशी निवास होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति जो उत्पाद होता है, पर कैपिटा आउटपुट या प्रति कैपिटा जो उत्पाद, इस चीज को यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। किस मामले में? आर्थिक समृद्धि को या आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध किससे? प्रति व्यक्ति आय से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, विदेशी व्यापार से या फिर राजकोषीय घाटा से? तो यहाँ पे आपका किसके बारे में पूछ रहा है? तो यहाँ पे आपका जो है बेटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में प्रश्न पूछ रहा है। ये जब जो है हिंदू जो समृद्धि दर है, इसका शब्द का प्रयोग जो है स्वतंत्रता के जो बाद शुरुआत के दशक थे ना, मतलब 1950 से लेकर 1980, 1950 से लेकर 1980, इसके बीच की चीजें जो थी, क्योंकि बहुत धीमी कारण थी, इसीलिए यहाँ पे इस चीज को याद रखना है। इस शब्द को सबसे ज्यादा किसने गढ़ा था? तो प्रोफेसर राजकेशवन के द्वारा जो है इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया था। ये जो वृद्धि दर थी ये कितनी थी? ये 3 से लेकर 3.5% जो है वार्षिक रहती थी, इसीलिए इसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान 2025 में भारत का राष्ट्रीय आय के अनुपालन हेतु आधार वर्ष क्या है? 2004-5 है, 2010-11 है, 2011-12 है, 2015 या 16 है? तो देखिए बेटा ये यहाँ पे लिखा है 2025। तो 2025 के अनुसार जब लिख दिया गया तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका 2011 और 12 सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 2025 को बदल कर क्या कर दिया जाए, 2026 कर दिया जाए, तो 2026 के अनुसार डाटा बदल जाएगा और ये आपका 2021 और 22 यहाँ सही हो जाएगा। ठीक बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अब 2026 में इसे बदल दिया गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1990 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई? 1994 से 95, 1995 से 1996, 1996 से 97, 1998 से 1999 में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? तो ये बेटा आपका 96 से 97 के मध्य में ही सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। 1990 के बीच में क्या होता है? यहाँ पे एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, जो आपका लिबराइजेशन और जो उदारीकरण है ना, उदारीकरण के आयाम अपनाए गए थे, इसलिए सबसे ज्यादा जो है आपका यही पे जो है वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 10% है, 12% है, 14.4% है या फिर 18% है? तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कृषि के योगदान की बात कर। तो कृषि का जो वर्तमान योगदान है ये काफी ज्यादा घट चुका है। अगर 1950 की बात करते हैं तो 1950 में लगभग ये जो है 53% था, 52 पॉइंट कुछ प्रतिशत था पीआईबी के डाटा के अनुसार, जो वर्तमान में घट कर कितना आ गया है, लगभग आपका 14.4% आ गया है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलते हैं हम देख लेते हैं जो आज हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ में कितने प्रश्न आपके सही हुए उस चीज को भी आपको बताना है। भारत में कुल बचत सर्वाधिक का योगदान कौन करता है? कॉर्पोरेट क्षेत्र करता है, सरकारी क्षेत्र करता है, घरेलू क्षेत्र करता है या फिर विदेशी निवेश करता है? कमेंट उत्तर जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कल के प्रश्न का उत्तर देख लें। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर सरदार पटेल थे? तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी के सदस्य की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है बेटा। अब जो कल की हमारी क्लास रहेगी ये हमारी साइंस की क्लास है, जरूर अटेंड कीजिएगा। इसी के साथ में जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि डेली आपको इसी तरह का एक बेहतरीन लेक्चर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।